नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल से ही मीडिया में सभी जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे ईरान के राष्ट्रपति और उसके जो विदेश मंत्री हैं, दोनों की दुखद मृत्यु हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। हुआ क्या था, मैं शुरू से बताना चाहता हूं कि देखिए, ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दरअसल अजरबैजान गए हुए थे। अजरबैजान और ईरान के बीच में रिश्ते कोई उतने अच्छे रहे नहीं हैं पिछले कई दशकों से। दोनों के बीच में बॉर्डर इश्यूज को लेकर के और तमाम ऐसे बातों को लेकर के झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन उन्हीं झगड़ों को शांत करने के लिए, थोड़ा सा माहौल को ठंडा करने के लिए, ईरान और अजरबैजान के ठीक बॉर्डर पर आप देखेंगे तो वहां पर एक डैम का निर्माण हुआ था। दोनों देशों ने मिलकर के उस डैम को एक मैत्रीपूर्ण भाव की तरफ निर्माण किया और उसी डैम के उद्घाटन में ईरान के राष्ट्रपति और वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो दोनों अजरबैजान गए हुए थे डैम के उद्घाटन के लिए। डैम का उद्घाटन होता है। उद्घाटन होने के बाद वहां पर क्या प्रोटोकॉल ऐसा सेट था या क्या था जिसमें एक ही हेलीकॉप्टर में, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही सोचने वाला बात है कि एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर में किसी देश के दो सुप्रीम लीडर्स को बैठाया जाता है। एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति भी बैठे और वहां के विदेश मंत्री भी बैठे और अजरबैजान से थोड़े समय बाद वो चलते हैं और चलने के बाद उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर का पूरा कॉन्वॉय चल रहा था, जिसमें एक बीच वाले हेलीकॉप्टर पे, जिसमें पिछले वाले हेलीकॉप्टर पे वो दोनों बैठे हुए थे। आगे के दोनों हेलीकॉप्टर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे का हेलीकॉप्टर जिसमें दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे वो हेलीकॉप्टर कहीं गुम हो जाता है, क्रैश हो जाता है, उसको हार्ड लैंडिंग कराया जाता है। कल शाम से ही ये मीडिया में तमाम खबरें चलती आ रही थी। कई जगह के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि पता ना कोई अनहोनी हुआ हो, न हुआ हो। ईरान में तमाम तरह के प्रार्थनाएं, सभाएं की जा रही थी कि उनके लिए दुआएं मांगी जा रही थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही उनकी खोजबीन की गई, हालांकि कल से ही उनके जो हेलीकॉप्टर थे उनके डेब्रिज को, उनके खंडित अवशेषों को ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा था। तमाम तुर्की से ड्रोन मंगाए गए, रसिया भी इन्वॉल्व हो गया, सभी इन्वॉल्व होकर इसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ज्यादा कोहरा था, लेकिन खोजते खोजते जब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में आज के समय में जो टीम पहुंची उस हेलीकॉप्टर के पास, तो वहां की दुर्दशा देख करके ये तय हो गया कि अब उसमें कोई जीवित नहीं है और ऑफिशियल तौर पे ईरान के राष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री की मृत्यु की घोषणा उस हेलीकॉप्टर क्रैश में घोषित हो चुकी है। इसको लेकर के तमाम देशों ने अपने अपने रिएक्शंस दिए। भारत के भी प्रधानमंत्री ने अपना रिएक्शन दिया। भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी ने, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया कि भाई अभी तो कुछ महीनों पहले हमारी और उनके विदेश मंत्री के बीच में बातें हुई थी बहुत तरह की। तो इस तरीके से सभी देशों ने अपना अपना रिएक्शन इसमें दिया और देने के बाद एक जो महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि भाई ये जो क्रैश वाला साइट है वो बहुत ही अजीब जगह है। वहां चारों तरफ देखिए तो केवल और केवल घने जंगल है। जो हेलीकॉप्टर आ रहा था वो हेलीकॉप्टर 1970 के दशक का हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका ने दिया था ईरान को। उस समय जब अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, कोई खटास नहीं थी। बाद के समय में अमेरिका और ईरान के बीच में जब रिश्तों में खटास आई तो उस समय अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए और अपने जो मेंटेनेंस के पार्ट्स थे हेलीकॉप्टर के वो भी देना गवारा समझा और अमेरिका ने मेंटेनेंस के पार्ट्स भी इनको देना उचित नहीं समझा। तो इसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई हो, क्योंकि अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें एक सबसे अजीब बात यह है जो जिस पर विचार करने वाली चीज है कि आखिर वहां पे क्या प्रोटोकॉल में लैप्स हुआ कि एक ही हेलीकॉप्टर में, आज से लगभग 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर में, वहां के विदेश मंत्री और वहां के मतलब कि राष्ट्रपति दोनों को बैठाया गया। यह भी हो सकता है कि दोनों आपस में कुछ बातें करना चाह रहे हो, इसलिए जाते समय एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों व्यक्ति बैठे कि रास्ते में कुछ बातें हो। ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसमें कोई ये है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस और फुटेज उसी ईरान से आ रहे हैं जहां से पटाखे फोड़े जा रहे हैं इनके मरने की खुशी में। आप वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियो चल रही हैं। उसी दरमियान में एक फोटो भी वायरल किया जाता है कि जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के जुर्म में सजा के तौर पर एक व्यक्ति को क्रेन से लटकाकर के फांसी की सजा दी गई थी और वो भी उसकी 5 साल की बेटी के सामने।
उसके फोटो भी अभी वायरल किए जा रहे हैं कि किस तरीके से क्रूर शासन चल रहा था ईरान में। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 हजार व्यक्तियों को खुलेआम फांसी की सजा दी गई है ईरान में, ब्लास्फेमी के नाम पर या सरकार के विरोध करने के नाम पर। अभी हाल के दिनों की घटनाएं आप देखें तो पिछले 6 महीनों के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे बुर्का के अगेंस्ट में जो वहां पे आंदोलन चल रहा था कि एंटी बुर्का एंटी हिजाब मूवमेंट जो चल रहा था, जिसमें लड़कियां आ रही थी, अपने बाल काट रही थी, हिजाब को जला रही थी, उसमें भी बहुत सारी औरतों को और लड़कियों को फांसी दी गई, उनको मारा गया, डेथ सेंटेंस दिया गया, पुलिस कस्टडी में उनको मारा गया। तो इस तरीके से एक क्रूर तानाशाह की छवि भी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनकी बनी हुई थी। और इसीलिए कुछ लोग उसी ईरान में रह के पटाखे फोड़ रहे हैं, उन पर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। ये तो हो गया एक अलग विषय, अपने अपने लोगों की अपनी अपनी मानसिकता, जो भी जैसा भी उनके आइडियोलॉजी में सेट होता हो। एक दूसरा मामला है कि आप जब ट्विटर खोलिएगा तो उस पर ट्रेंडिंग में देखिएगा तो कहीं ईरान ट्रेंड कर रहा है, कहीं मोसाद ट्रेंड कर रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश ट्रेंड कर रहा है, कहीं ईरानियन राष्ट्रपति ट्रेंड कर रहा है। तो ये जितने भी ट्रेंडिंग हैं वो सारे एक ही घटना से संबंधित है। और उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग है वो है हैशटैग मोसाद। अब ये मोसाद क्या है, मुझको नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। हालांकि इजराइल की एक और खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है शिन बेत। तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोसाद का ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके हेलीकॉप्टर को सैबोटाज किया गया हो। हालांकि जैसे ही ये खबरें आने लगी तो इजराइल ने अपना हाथ इसमें होने से इनकार कर लिया। हालांकि कोई भी देश रहेगा तो इनकार करेगा, लेकिन जो इशारा है वो कुछ उसी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग सीआईए को भी इससे जोड़ करके देख रहे हैं। अब इसके हम लोग डॉट्स जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि 7 अक्टूबर के दिन किस तरीके से गाजा से जो हमास के आतंकवादी हैं वो घुस करके इजराइल के अंदर में अटैक करते हैं 7 अक्टूबर 2023 को। और उसके बाद कैसे इजराइल अपना ऑफेंसिव लॉन्च करता है पूरे गाजा स्ट्रिप को हमास को समाप्त करने के लिए, और अभी तक वो युद्ध चल रहा है। अभी आप देखिए तो राफा बॉर्डर के आसपास में इजराइल बहुत ही ऑफेंसिव लॉन्च किए हुए है, बम बरसा रहा है उन पर और हमास के टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसी बीच में हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होता है और इसी बीच में इजराइल जो है सीरिया के अंदर में आप देखेंगे तो जो ईरान के जो दूतावास है उस दूतावास पर बॉम्बिंग करके और उसके 5-6 अधिकारियों को मौत की नींद सुला देता है, जिसमें उसके सेना के प्रमुख भी थे। उसके बाद ईरान गुस्से में आता है और अभी से लगभग 1 महीना पहले इजराइल पर ईरान ने लगभग 200 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल से एक साथ हमला किया। जबकि अमेरिका ने ईरान को यह वार्निंग दी थी कि डायरेक्ट रूप से तुम कभी इसमें इन्वॉल्व मत होना, लेकिन ईरान ने उनकी बातों को, अमेरिकन के बातों को स्वीकारा नहीं, उनके बातों की अनदेखी की और इस तरीके से अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, थोड़े मोड़े एक आध पेड़ गिरे इजराइल के अंदर में, कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक ये बात हो गई अमेरिका के मन में कि भाई अमेरिका की बातों को इजराइल ने दरकिनार कर दिया। और न केवल दरकिनार कर दिया, इजराइल के राष्ट्रपति थे वो जहां जहां जाते थे, मसलन पाकिस्तान वो गए तो पाकिस्तान में भी अपने दम को उन्होंने जोर शोर से गाया कि देखो हमने अमेरिका की बातों को नहीं सुना, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो अमेरिका भी उनके इन हरकतों को लेकर के काफी नाखुश था और इसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेरिकन जो खुफिया एजेंसी है CIA, हो सकता है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो और मोसाद के साथ मिलकर के कोई कोवर्ट ऑपरेशन हो और इसी ऑपरेशन के द्वारा जो ईरान है उसके 2 बड़े ऑफिशियल्स को, 2 बड़े टॉप लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और इसके पीछे तार इसलिए भी जुड़ता है कि उसी समय जब ईरान ने अटैक किया था तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुख से ये निकला हुआ वचन है कि ईरान के लिए अब कोई भी इजराइल की तरफ से दया की आशा न रखे। ये साफ साफ इजराइल के प्रेसिडेंट ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि भाई ईरान के लिए मेरे यहां अब कोई दया की भीख न मांगे। तो ये देखते हुए भी ये डॉट्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन चीजों को अफवाह बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, क्योंकि अमेरिका का हेलीकॉप्टर था, 50 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर था। उसी हेलीकॉप्टर के जो पार्ट पुर्जे थे वो अमेरिका ने देने से मना किया था और
चूंकि अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट था ईरान से, ईरान बार बार उनको धमकाता था जब से ये राष्ट्रपति बने हुए थे। और जब इजराइल पर, जैसा मैंने पहले बताया कि ईरान अटैक कर रहा था, उस समय भी अमेरिका ने वार्निंग दी थी, लेकिन वार्निंग को दरकिनार किया गया था। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बातें उन डॉट्स को जोड़ने का कार्य करती हैं और इससे कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होता है कि संभव है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का हाथ हो। हालांकि अब आगे आने वाले समय में देखना यह है कि वहां पे किन की सरकार बनती है और कौन से नए राष्ट्रपति आते हैं, उनके लिए क्या फिर अलग से कुछ इजराइल व्यवस्था करता है या नहीं। क्योंकि इजराइल कुछ भी हो जाए ईरान पर हमेशा नजर रखता है और ईरान के बहुत सारे लोगों को, चाहे वो कासिम सुलेमानी हो या उनके फखरीजादे हो या उनके मिलिट्री के ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ हो, जो अभी 2 महीना पहले उसने अटैक करके ईरानियन दूतावास पर हमला करके इजराइल ने उनको शांत किया था, उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो ईरान पर हमेशा से इजराइल की नज़र रहती है। इसको खुफिया विभाग एकदम मजबूत होकर के काम करती है और इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इसमें मोसाद और CIA का हाथ हो। हालांकि आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या इन बातों में सच्चाई हो सकती है, अगर हो भी सकती है तो कितनी हद तक सच्चाई है। क्योंकि किसी ने कहा है कि ईरान से और इजराइल से संबंधित कोई भी एक्सीडेंट केवल एक्सीडेंट नहीं होता, नेवर हैड एक्सीडेंट। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और संभव है तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।